सोचिए, हर दिन दुनिया भर में मतलब 347 अरब से ज्यादा ईमेल भेजे और रिसीव किए जाते हैं। और टेक्स्ट मैसेज तो खरबों में होंगे। हाँ, भाषा तो हर जगह है। बिल्कुल। और बिजनेस के लिए ये सारी भाषा, ये टेक्स्ट, ये जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन इसे समझना, इसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो सकता है। सही बात है, इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। हाँ, यहीं पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs आते हैं। ये AI की एक ऐसी तकनीक है जो भाषा से जुड़े कई कामों को आप कह सकते हैं ऑटोमेट कर रही है, आसान बना रही है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, कुछ स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये LLMs आखिर हैं क्या, ये कैसे बने और बिजनेस के लिए इनके क्या फायदे और क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ही बताइए, ये LLMs हैं क्या भला, एकदम सरल शब्दों में। हाँ, तो देखिए, LLMs असल में डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। ओके, डीप लर्निंग। हाँ, इनको ट्रेन किया जाता है बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर, मतलब इतना डेटा जितना हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। और इस ट्रेनिंग से ये इंसानों की तरह भाषा को समझने लगते हैं, उसका सार निकाल सकते हैं, एक भाषा से दूसरी में अनुवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि खुद से नई टेक्स्ट सामग्री बना भी सकते हैं। वाह! और इन्हें लार्ज यानी बड़ा क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ये बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मतलब वो एक बड़ा कारण है। दो मुख्य वजह है। पहला, जैसा मैंने कहा, वाकई बहुत ज्यादा डेटा पर ट्रेनिंग होती है, खरबों शब्द या जिन्हें हम टोकन कहते हैं। खरबों। हाँ, और दूसरा, इनमें पैरामीटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पैरामीटर्स आप समझ लीजिए मॉडल के दिमाग के न्यूरॉन्स जैसे हैं। अच्छा। जैसे GPT-3 मॉडल में सुना होगा, 175 अरब पैरामीटर्स है। ये मॉडल की सीखने और समझने की ताकत दिखाते हैं। 175 अरब? बाप रे! लेकिन एक बात और, सिर्फ डेटा कितना ज्यादा है वही जरूरी नहीं, वो डेटा कैसा है, उसकी क्वालिटी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्वालिटी भी? समझ गया। अच्छा, तो ये तकनीक जाहिर है रातों रात तो नहीं आई होगी। इसका विकास कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक पूरा इतिहास है। शुरुआत हुई थी नियम आधारित सिस्टम से, रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब ऐसे सिस्टम जिनमें इंसानों ने भाषा के पक्के नियम, ग्रामर रूल्स वगैरह डाल दिए थे। ये आसान कामों के लिए तो ठीक थे, पर भाषा की जो बारीकियां होती हैं, जो अलग अलग मतलब निकलते हैं, वो सब नहीं पकड़ पाते थे, बहुत सीमित थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या आया? फिर आए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs और फिर LSTMs। ये थोड़े बेहतर थे। ये शब्दों के क्रम को, मतलब कॉन्टेक्स्ट को, कुछ हद तक समझ सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाता था तो ये पुरानी बातें भूलने लगते थे। मतलब शुरू में क्या कहा गया था वो याद नहीं रख पाते थे। अच्छा, तो लंबी कहानी में खो जाते थे। हाँ, कुछ वैसा ही। तो इनका प्रदर्शन भी लिमिटेड था। तो फिर असली बदलाव कब और कैसे आया? असली गेम चेंजर आया 2017 में। एक नया आर्किटेक्चर जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर? ये नाम तो सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे खास बात थी अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म? ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई लंबा लेख पढ़ते हुए जरूरी लाइनों को हाईलाइट करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये मैकेनिज्म भी कुछ वैसा ही चलता है। ये मॉडल को पूरे इनपुट टेक्स्ट में से सबसे जरूरी शब्दों या हिस्सों पर फोकस करने देता है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। इससे वो कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का है ना? और इसका एक और बड़ा फायदा हुआ, ट्रांसफॉर्मर डेटा को एक साथ, मतलब पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, एक साथ? हाँ, जिससे ट्रेनिंग का टाइम बहुत कम हो गया, बहुत तेज हो गया सब कुछ। ओके, तो तेज ट्रेनिंग और बेहतर समझ कर सकता है, वो भी काफी अच्छी सटीकता के साथ। हाँ, GPT-3 ने तो काफी धूम मचाई थी। सही कहा। इसने AI की ताकत को आम लोगों और बिजनेस तक पहुंचा दिया एक तरह से। समझ गया। तो ये तो हुई विकास की बात। अब जब हम इन मॉडल्स की बात करते हैं, क्या ये सब एक जैसे होते हैं या इनके कुछ प्रकार भी हैं? हाँ, मोटे तौर पर हम इन्हें दो मुख्य कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहले हैं फाउंडेशन मॉडल, जैसे GPT-3, लाम्डा या पाल्म। फाउंडेशन मॉडल? हाँ, इन्हें बहुत ही बड़े और विविध, मतलब हर तरह के टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इसलिए ये कई तरह के सामान्य भाषा वाले काम कर सकते हैं, जैसे सवालों के जवाब देना, कुछ लिखवाना, ट्रांसलेशन करना वगैरह। तो ये एक तरह से जनरल पर्पस मॉडल हुए? हाँ, कह सकते हैं।
ये बहुत काबिल होते हैं, लेकिन शायद हर स्पेसिफिक काम के लिए बेस्ट ना हो। यहीं पर दूसरी कैटेगरी आती है। और वो क्या है? फाइन ट्यून्ड मॉडल। ये क्या होते हैं कि आप एक फाउंडेशन मॉडल को लेते हैं और फिर उसे किसी खास काम या खास डोमेन के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको मेडिकल फील्ड के सवालों के जवाब देने वाला मॉडल चाहिए या कानूनी दस्तावेज समझने वाला, तो आप फाउंडेशन मॉडल को उस तरह के डेटा पर फाइन ट्यून करेंगे। तो इससे वो उस खास काम में और बेहतर हो जाता है। हाँ, ज्यादा सटीक और ज्यादा उपयोगी बन जाता है उस विशेष काम के लिए। आजकल कई बिजनेस यही तरीका अपनाते हैं। वो अपनी जरूरत के हिसाब से मौजूदा फाउंडेशन मॉडल को फाइन ट्यून कर लेते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें, एंटरप्राइजेस की, तो उनके लिए इन LLMs का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भाषा से जुड़े जो काम बहुत मुश्किल होते हैं या जिनमें बहुत दोहराव होता है, उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे कि? अरे बहुत कुछ। सोचिए, मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिखना, हजारों ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण करना, मीटिंग्स की समरी बनाना, कस्टमर सपोर्ट के सवालों के ऑटोमेटिक जवाब देना, यहाँ तक कि कोड लिखने में मदद करना। अच्छा, कोड लिखने में भी? हाँ, को-पायलट जैसे टूल इसी पर आधारित है। तो इससे होता क्या है कि कर्मचारियों का बहुत सारा समय बचता है और वो उस समय को ज्यादा जरूरी, ज्यादा स्ट्रेटेजिक कामों में लगा सकते हैं। रिसोर्स बचते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है। ये तो वाकई बड़े फायदे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। क्या इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ रिस्क भी हैं? हाँ, बिल्कुल है, और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बड़ी चुनौती है आउटपुट की अप्रत्याशितता, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अप्रत्याशितता? हाँ, वो कैसे? क्योंकि ये मॉडल इतने विशाल और विविध डेटा पर ट्रेन होते हैं, जिसमें इंटरनेट का भी बहुत सारा डेटा होता है। हाँ, इंटरनेट का डेटा तो काफी मिला जुला होता है। बिल्कुल। तो कभी कभी ये मॉडल ऐसा टेक्स्ट बना सकते हैं जो पूरी तरह सही ना हो, या अजीब हो, या फिर संदर्भ से बिल्कुल बाहर हो। ट्रेनिंग डेटा में जो पैटर्न होते हैं वो अनजाने में गलत तरीके से सामने आ सकते हैं। अच्छा, मतलब हमेशा भरोसेमंद नहीं होते। सावधानी बरतनी पड़ती है। और दूसरी बड़ी चुनौती है व्याख्या की कमी, मतलब लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी। ये क्या है? इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं शायद। हाँ, वही। अक्सर ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि मॉडल ने कोई खास जवाब या नतीजा क्यों दिया, वो उस नतीजे पर कैसे पहुंचा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये तो दिक्कत की बात हो सकती है। हाँ, खासकर उन जगहों पर जहां पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल सलाह देना हो या मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करना हो। अगर आप समझा ही नहीं सकते कि फैसला क्यों लिया गया, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो ये फायदे और ये चुनौतियां, इस सब का क्या मतलब निकालें हम? देखिए, सीधी सी बात है, LLMs बिना शक बहुत शक्तिशाली टूल हैं। इनमें बिजनेस को बदलने, नए तरीके इजाद करने की अपार क्षमता है। लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझकर और सावधानी से करना होगा। हमें उनके आउटपुट की जांच करनी होगी और ये समझना होगा कि वो फैसले कैसे ले रहे हैं, खासकर जब बात महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस की हो। बिल्कुल, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। हाँ। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक ऐसा विचार जिसके बारे में वो सोच सकें। एक बात सोचने वाली ये है, ये मॉडल सीखते किससे हैं? हम इंसानों द्वारा लिखे गए खरबों शब्दों से। हमारी किताबें, हमारे लेख, हमारी ऑनलाइन बातचीत, सब कुछ। हाँ, हमारा ही लिखा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडल अनजाने में हमारी भाषा और हमारी सोच में जो सामूहिक पैटर्न है, शायद हमारी कुछ सीमाएं, कुछ पूर्वाग्रह, या जिन्हें अंधे धब्बे कहते हैं, क्या ये उन्हें सिर्फ सीख रहे हैं या उन्हें और बढ़ा भी रहे हैं? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, ये सोचने का विषय है कि ये तकनीक हमारे ज्ञान को कैसे आईना दिखा रही है और शायद भविष्य में उसे कैसे आकार दे सकती है।